हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज़ाद यूपीएससी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर स्मार्ट स्टडी के एक अन्य टॉपिक को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। एक अन्य टॉपिक को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है वोमेन अर्थात महिलाएं। महिलाओं को लेकर जो चीज़ें हैं वो कई अलग अलग स्तर में पढ़ने को होती हैं, कई अलग अलग विषयों में इसे पूछा जाता है। जैसे कि यदि हम चर्चा करें तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत इससे क्वेश्चन होते हैं, भारतीय इतिहास में यहाँ पर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, भारतीय समाज में यहाँ पर क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं। इसके अलावा कई बार यहाँ पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में महिलाओं की भूमिका हो गई, या फिर आपके पॉलिटिकल एंगल से वहाँ पर संसद में महिलाओं की भूमिका की चर्चा करता हो गया, या फिर आपका विभिन्न अर्धसैनिक बलों में वहाँ पर महिलाओं को क्या स्थिति होनी चाहिए, कितनी वहाँ पर संख्या होनी चाहिए। इस तरह को लेकर महिलाओं को अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर वहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आज हम यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर यहाँ पर स्टडी करेंगे। स्टडी के अंतर्गत स्मार्ट स्टडी में यहाँ पर वोमेन का टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पर जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं महिलाओं को लेकर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इकोनॉमिकल सिचुएशंस हैं, सोशल स्टेटस है, वर्ल्ड एंड इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस में यहाँ पर काम कैसे करती हैं महिलाओं को लेकर, वोमेन से रिलेटेड लॉज हैं, या फिर वोमेन जो साइंस या टेक के क्षेत्र में क्या इनका योगदान है, महिलाओं के एम्पावरमेंट को लेकर क्या काम किया जा रहा है, पॉपुलेशन में इनकी क्या भूमिका है, एजुकेशन सोसाइटी को लेकर महिलाओं की स्थितियों की चर्चा करेंगे। साथ ही यहाँ पर महिलाओं से संबंधित प्रॉब्लम है, सॉल्यूशंस हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, प्लान हैं और इंडेक्स को लेकर यहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए कई सारे अलग अलग डायमेंशंस को इसमें ऐड किया गया है, उनको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करेंगे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की यहाँ पर महिलाओं को लेकर। तो देखिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या कहता है। हड़प्पा समाज में जो महिलाओं की जो स्थिति थी, मातृ सत्तात्मक समाज था। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना की जाती थी, जहाँ पर दिखाया गया कि महिलाएँ कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रखती थी। वहाँ पर एक मातृ सत्तात्मक समाज था, अर्थात महिलाओं के द्वारा संचालित समाज था, जहाँ पर उन्हें प्रमुखता प्रदान की जाती थी। इसके अतिरिक्त यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो बात की जाती है कि किस तरीके से वैदिक काल में भी यहाँ पर स्थिति देखिए तो पुत्री का उपनयन संस्कार तक होता था, स्त्रियों को यज्ञ करने का अधिकार था, वैदिक शिक्षा प्राप्त करने का यहाँ पर वैदिक काल में था। उत्तर वैदिक काल में ये समस्याएं वहाँ पर उत्पन्न होना बाद में प्रारंभ हुई थी, लेकिन वैदिक काल में ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। राजनीति में तथा संपत्ति में अधिकार लेकिन वहाँ पर भी प्राप्त आपको वैदिक काल में नहीं था। इसके पश्चात अगर हम देखें तो प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति कही जा सकती है। यदि हम इतना विश्लेषण करके देखें तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार था, उन्हें समाज में निर्णय लेने का अधिकार था, उन्हें जीवन जीने का अधिकार था, उन्हें उपनयन जैसे संस्कार होते थे, समाज को संचालित करने में प्रशासन में उनकी भूमिका थी। तो कहने मतलब महिलाएं जो हिस्टोरिकल तौर पर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सशक्त थीं वैदिक काल में, प्राचीन काल में। लेकिन मध्यकाल में स्थितियाँ बदल जाती हैं। मध्यकाल में यदि हम देखें तो यहाँ पर देखिए समस्याएं उत्पन्न होना प्रारंभ होती हैं, पर्दा प्रथा है, अशिक्षा है, कुरीतियाँ हैं, ये सारा वहाँ पे जन्म लेना प्रारंभ होती है और महिलाओं की स्थिति जो होती है वो दयनीय हो जाती है। उनका जो होता है फिर धीरे धीरे चल के शोषण होना प्रारंभ हो जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात भी अगर हम देखें तो महिलाओं का योगदान जो होता है स्वतंत्रता में काफ़ी ज़्यादा रहता है। उन्होंने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की, चाहे आप देखें सरोजनी नायडू जी को देखिए, या फिर आपको कई सारी जो महिलाएँ रही हैं उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर अरुणा से फली रही हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। ऐतिहासिक 18वीं सदी में कुरीतियों के कारण सती प्रथा, बाल प्रथा जैसी समस्याएं भी वहां पर उन्होंने देखने को मिलती हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में महिलाओं की स्थिति में जो उतार चढ़ाव यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर वर्तमान में महिलाओं के संदर्भ में उन्हें उचित व अधिकार ना मिल पाना, अर्थात उनकी कुशलता के अनुसार के स्थान पर लिंग भेद होने की समस्याएं भी देखी जाती हैं। सुरक्षा के संदर्भ में यहाँ पर कमी है। तो हम बात करें तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अच्छी थी, मध्यकाल में स्थितियां खराब होती हैं, आधुनिक काल में भी कई सारी कुप्रथाएं चल रही थीं, लेकिन उस समय भी महिलाएं स्वतंत्रता के आंदोलन में भारत में बढ़ चढ़कर भागीदारी करती हैं। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात ऐसा नहीं हुआ कि उनकी स्थितियों में बदलाव आया, बल्कि वो तब भी घर की चार दीवारी में रह रही थीं, उनका शोषण हो रहा था, उनके लिए किसी प्रकार के विशेष प्रावधान या कानून अगर बने भी थे तो उनका किसी तरीके से उपयोग नहीं हो रहा था। लिंग भेद की स्थितियां वहाँ पर थीं, उनकी कुशलता को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, सुरक्षा संबंधी चिंताएं हमेशा बनी रही हैं, और ना ही वो साथ ही सुरक्षा सेवाओं में भी उनको कहीं बहुत ज़्यादा योगदान नहीं देखने को मिलता है। तो ये सारी हिस्टोरिकल से वर्तमान तक की जो स्थितियाँ यहाँ पर हम देखते हैं वो यहाँ पर चर्चा हो गई। अब बात करते हैं इकोनॉमिकल सिचुएशन की बात करते हैं। तो देखिए इकोनॉमिकल अर्थात आर्थिक स्थिति की अगर हम चर्चा करें तो महिलाओं
की जो आर्थिक पराधीनता है, आज भी अगर देखें तो भारत में जो ज़्यादातर रोजगार करते हैं, जॉब करते हैं, वो पुरुष करते हैं और महिलाओं को जॉब करने के अवसर प्रदान नहीं किए जाते हैं। बहुत कम बड़े शहरों में ही ये स्थितियाँ देखी जाती हैं। कहते हैं मिडिल जो फैमिली है, शहर है, वहाँ पर भी धीरे धीरे चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण जो भारत का एक बड़ा हिस्सा है, वहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति है, जॉब इत्यादि को लेकर बहुत बड़ी मानसिकता नहीं है। घर में रहना है, हाँ, घर से संबंधित कार्य कर लिया या खेती किसानी, वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट ज़रूर देख ली जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर कार्य करने के अवसर वहाँ पर महिलाओं को नहीं देखने को मिलता है। एक तरीके से वे समाज पर आश्रित बनी रहती हैं, ये भी स्थितियाँ उसमें देखी गई हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक स्थिति जो वर्तमान में स्त्री के संदर्भ में है, अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को लेकर महिलाओं की आम भागीदारी, आर्थिक स्थिति में सुधार ज़रूर हुआ है। जिस तरीके से धीरे धीरे ही सही महिलाओं की स्थिति को स्वीकार किया जाने लगा है। आप विभिन्न संस्थाओं में CEO के पदों को उन्होंने संभाला है, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को संचालित कर रही हैं। इसके अतिरिक्त कई देशों की जो होती हैं राजनीतिक पॉलिसीज़ को भी वो संचालित कर रही हैं। तो महिलाओं की स्थिति जो है पहले से यहाँ पर बेटर होती हुई ज़रूर देखी जा रही है। आर्थिक स्थितियों में भी बड़े शहरों में और मिडिल क्लास जो शहर हैं वहाँ पर भी जो कहते हैं कि जो ग्रोथ हो रहे हैं, वहाँ पर भी महिलाएं जो होती हैं जॉब को लेकर अब ज़्यादा सजग हैं, शिक्षा बेहतर मिल रही है। इसके कारण कहीं ना कहीं आर्थिक पराधीनता जो है कम हुई है, स्वयं का धनार्जन बढ़ा है, साथ ही कार्य क्षेत्र में उनका योगदान भी आपको पहले से बड़ा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आर्थिक स्थितियाँ कहीं ना कहीं पहले से बेहतर होना प्रारंभ हो गई हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर, ये तो इकोनॉमिक सिचुएशन हो गया, सोशल स्टेटस को भी पढ़ के एक बार समझ लेते हैं यहाँ पर कि सामाजिक स्थिति यहाँ पर महिलाओं की कैसी है। तो इसमें देखिए भारतीय समाज में हमेशा से ही महिला को उसके पति, पिता और पुत्र के द्वारा जाना जाता है। स्वयं के अस्तित्व का समाज में मानक न देकर आश्रय की स्थिति का होना, स्वयं की उपलब्धियों का महत्व नगण्य होना, समाज में नारी की प्रतिबद्धता उसके प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें समाज में जो पवित्रता की बात की जाती है, उनके प्रतिष्ठा से जोड़कर बात की जाती है, उनकी उपलब्धियों को बहुत ज़्यादा तूल नहीं दी जाती है। यदि कोई काम किया भी है तो वहाँ पर कहते हैं कि कौन सा बड़ा काम आपने कर दिया, इस तरीके के वक्तव्य सुनने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त महिलाएं जो होती हैं वो जन्म के पश्चात ही किसी न किसी पर आश्रित बनी रहती हैं। जैसे कि युवावस्था में जो होते हैं कि बचपन में जो होता है वहाँ पर बड़ी होते हैं, किशोरावस्था तक, शादी होने के पहले तक पिता पर आश्रित रहती हैं, उसके बाद अपनी युवावस्था में आपके पति पर आश्रित रहती हैं और वृद्धावस्था में अपने पुत्र पर आश्रित बन जाती हैं। इस तरह की स्थितियां भी यहाँ पर देखी जाती हैं। स्वयं के अस्तित्व का समाज में मानक न देकर आश्रम की स्थिति का होना, एक तरीके से स्थितियाँ ये भी देखी गई हैं। और क्या है यहाँ पर, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो वर्तमान में नारी की जो प्रतिष्ठा में बदलाव, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय महत्व में संवैधानिक पदों पर लेकिन यहाँ पर सुशोभित होना प्रारंभ हो चुकी हैं। रूढ़वादी समाज की जो सोच है वह बेहतर हुई है, कुशलता को लेकर पहले से बेहतर स्थितियाँ वहाँ पर देखने को मिली हैं। तो सामाजिक स्थितियों में जो हमने कह सकते हैं कि 21वीं सदी में कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर सामाजिक जो स्थितियाँ हैं वो बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। ना सिर्फ यहाँ पर सामाजिक आर्थिक स्थितियों को, सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। उनकी कार्यकुशलता को प्राथमिकता देना प्रारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं वर्ल्ड और इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर। यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए भारत में अगर हम बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है जो काम करती है। इनकी स्थापना 2008 में की गई थी। इनका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जो महिलाओं एवं बालकों, जो छोटे बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, बालिकाएँ होती हैं, उनसे रिलेटेड जो मामले होते हैं ये देखती हैं। उनके किसी प्रकार का शोषण इत्यादि किया जाता है, उनसे संबंधित मामलों को देखते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई सारे आयोग एवं संस्थाएँ हैं, जैसे कि आपका राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला कोष है, अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद है, उनके स्थापना दिवस 1888 में दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला मंच 1974 में, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य गठबंधन 1984 में, संयुक्त राष्ट्र महिला 2010 में, महिला वर्ल्ड वाइड वेब 2010 में। तो ये कुछ संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की जो कहीं ना कहीं महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों को लेकर यहाँ पर काम करती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कुछ अन्य संस्थाएं भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो नारी मुक्ति संघ ही है जो 1990 में बना, और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में बना। तो ये कुछ अन्य संगठन भी हैं जो नारियों के विकास को लेकर काम करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो कुछ अन्य संस्थाएं भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो नारी मुक्ति संघ ही है जो 1990 में बना, और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में बना। तो ये कुछ अन्य संगठन भी हैं जो नारियों के विकास को लेकर काम करते हैं।
इसके अतिरिक्त अन्य संस्थानों में महिलाओं की कुछ भागीदारी की अगर हम बात करें तो यहाँ तो वर्ल्ड बैंक में अंतर्राष्ट्रीय संस्था के तौर पर देख सकते हैं, और IMF की CEO जो हैं, जो वर्ल्ड बैंक की MD हैं यहाँ पर अंजुला कांत जी हैं आपको। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के यहाँ पर गीता गोपीनाथ जो हैं वो आपकी मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं IFM में। इसके अतिरिक्त IMF की जो CEO हैं वो क्रिस्टिना जॉर्जिवा हैं। तो इस तरीके से महिलाओं, भारतीय महिलाओं की भी और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं की जो प्रमुख जो पद हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, वहाँ पे आपको महिलाएं देखने को मिल रही हैं। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है। भारत में अगर महिलाओं की बात करें तो हमारी जो वित्त मंत्री हैं वो आपकी निर्मला सीतारमण जी हैं। महिला विकास को लेकर आपकी स्मृति ईरानी वो भी यहाँ पर काम करती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारतीय महिलाएं हैं, भारत में हैं, या फिर भारतीय महिला कार्यभार संभालने को लेकर हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर कार्यभार संभालने को हो गया। तो महिलाएं आज हर एक क्षेत्र में बड़े से बड़े पदों पर काबिज हैं और वहाँ पर अच्छे से कुशलतापूर्वक चीज़ों को संचालित कर रही हैं, दिशा निर्देशन दे रही हैं, राष्ट्र का और समाज का नेतृत्व कर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों को संभाल रही हैं। तो ये काफ़ी बेहतर स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ कानूनों को भी पारित किया गया है, जैसे कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 जिसे 1986 में संशोधित किया गया। इसके अतिरिक्त महिला व्यापार निषेध महिला निषेध प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 है, सती आयोग है, घरेलू हिंसा अधिनियम है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, शोषण और यहाँ पर निवारण अधिनियम 2013 है, राष्ट्रीय महिला आयोग हैं। तो ये कुछ कानून पारित किए गए थे जिसके माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध जो दहेज की एक समस्या होती थी, दहेज बल मांगा जाता था और उनका उत्पीड़न किया जाता था शादी के पश्चात, तो वहाँ पर यदि ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ यहाँ पर जेल के प्रावधान और साथ ही जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने संबंधी यदि रोक है, लिंग भेद के आधार पर किसी प्रकार की आप समस्या उत्पन्न करते हैं तो वहाँ पर कानून बनाया गया। सती आयोग को ख़त्म किया गया। घरेलू हिंसा को वहाँ पर कि कई बार होता था जैसे दहेज को ही आधार बनाकर वहाँ पर महिलाओं को काफ़ी प्रताड़ित किया जाता था, घरेलू हिंसा का वो शिकार होती थी। तो वहाँ पर घरेलू महिलाओं को इस तरीके के अपराधों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए और उनको न्याय दिलाने के लिए भी यहाँ पर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 पारित किया गया। कार्यस्थल पर अर्थात मान लीजिए अगर महिलाओं को काम करने का अवसर मिल भी रहा है, उनके घर में कहीं ना कहीं छूट दी जा रही है, तो कई बार ये भी होता है कि उन्हें कार्यस्थल पर यौन शोषण की स्थितियों का सामना करना पड़ता था, उनके साथ दुराचार की स्थितियाँ होती थीं या दुर्व्यवहार होता था। तो इस तरीके के अपराधों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए यहाँ पर कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न शोषण निवारण अधिनियम 2013 पारित किया गया। साथ ही महिलाओं के कार्यभारों को देखने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। इस तरीके से यहाँ पर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण उत्पन्न करने के लिए, वहाँ पर उनको कार्य करने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर कई सारे कानूनों को भी पारित किया गया। इसके अतिरिक्त निजी व सरकारी संगठन के माध्यम से कानून में विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। महिलाओं के लिए जो बने कानून हैं उनके अधिकारों को बेहतर बनाता है उसके माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। अब बात यहाँ पर करते हैं कि महिलाओं का साइंस इत्यादि के क्षेत्र में किस तरीके से योगदान है। तो कुछ महिलाएं हैं जो कि बड़े स्तर पर यहाँ पर योगदान करती रही हैं, जैसे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ महिला वैज्ञानिक हैं जो भारत में काम करती हैं, जैसे कि अर्चना शर्मा हैं, जानकी अम्मल हैं, इरावती कर्वे हैं, ये सभी मिशन चंद्रयान 2 में सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त ऋतु जो करिघल हैं वो निदेशक हैं इसके अतिरिक्त जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किरण मजूमदार शाह बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अन्ना मणि जो होती हैं वो काम कर रही हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो वर्तमान जो राष्ट्रीय विज्ञान की बात करते हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर 11 पीठों की गठन की घोषणा कर महिला योगदान को सम्मान किया गया। तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। विज्ञान की दुनिया में महिलाओं का योगदान अतुलनीय रहा है और साथ ही भारतीय महिला वैज्ञानिकों की भूमिका विज्ञान में अग्रणी। तो देखने का मतलब कि यहाँ पर महिलाएं जो हैं साइंस एंड टेक के क्षेत्र में भी काफ़ी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। चंद्रयान 2 में देखिए तो वहाँ पर काफ़ी सारी जो हैं बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ महिलाओं की भूमिका बढ़ी है। इसके तहत वो निदेशक के तौर पर महिलाएं ही वहाँ पर हैं और महिलाओं के काम को ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर अंतरिक्ष के क्षेत्र में है, बल्कि जैव प्रौद्योगिकी, मौसम विज्ञान और राष्ट्रीय विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी यहाँ पर महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर है, बढ़ी हुई है कार्य क्षेत्र वहाँ पर। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि
वोमेन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम एंड उनसे रिलेटेड कुछ सोल्यूशंस की चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर महिलाओं से संबंधित कुछ समस्याएं हैं। जैसे सामाजिक स्तर पर देखें तो लिंग भेद की एक बड़ी समस्या है। पुरुष और महिलाओं में भेद किया जाता है और ये बचपन से किया जाता है, खाने पीने को लेकर, कपड़े को लेकर, पैसों को लेकर, शिक्षा को लेकर, बाहर भेजने को लेकर यहाँ पर लिंग भेद एक बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा को लेकर महिलाओं के सामने है कि वहाँ पर बच्चों को, जो लड़के हैं, उन्हें उच्च शिक्षा के अवसर दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बाहर अगर वो शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो वो भी उनको अवसर मिलता है, लेकिन महिलाओं के संदर्भ में, लड़कियों के संदर्भ में ये चीज़ें काफ़ी सीमित हो जाती हैं। बाहर बढ़ने की संभावनाएं और भी ज़्यादा सीमित हो जाती हैं। नौकरी करने की समस्याएं, अगर पढ़ा भी दिया, मान लीजिए चलिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करा दिया, जो करना करा भी दिया, तो वहाँ पर उसके बाद नौकरी करने की चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं। कई बार आपके अपने जो पेरेंट्स होते हैं वो भी कहते हैं कि एक बार शादी हो जाए उसके बाद तुम्हें जो करना है करो, और जब शादी हो जाती है तो वहाँ पर जो हस्बैंड होता है वो भी कई बार घरेलू कामों को लेकर ही प्राथमिकता वो ज़्यादा देते हैं, बाहर नौकरी इत्यादि को लेकर चीज़ें नहीं करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। सामाजिक परिवेश में भी चीज़ों को लेकर यहाँ पर समाज में भी महिलाओं को ज़्यादा भागीदारी नहीं देखी जाती है। निर्णय निर्माण को लेकर या उनके भूमिकाओं को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती है। तो सामाजिक परिवेश में भी चीज़ें कहीं ना कहीं सीमित ही रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं कि हार्मोनल बदलाव जो होते हैं कि हार्मोन्स काफ़ी तेज़ी से बदलते हैं, जिस कारण उनमें बदलाव काफ़ी तेज़ी से आते हैं, उसके कारण उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ होती हैं। गर्भावस्था संबंधी समस्याएँ, स्तन कैंसर है, रक्त अल्पता की कमी है, कुपोषण है, हेपेटाइटिस की बीमारियाँ हैं। तो ये सारी कुछ स्वास्थ्य संबंधी आपकी बीमारियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, जो कि महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती हैं। रक्त अल्पता की कमी, जो रक्त की कमी हो जाती है उसके कारण, अगर देखिए एनीमिया जिसको हम कहते हैं, कि कई बार जब महिला गर्भवती होती है, जब बच्चे को जन्म देती है, तो वहाँ पर रक्त की कमी के कारण महिला की भी मृत्यु हो जाती है या बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो काफ़ी सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ पर महिलाओं को लेकर। वर्तमान समय में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मानसिक स्तर की पर भी इन्हें समस्याएं हैं। जो समाज में जो इस तरह का भेदभाव किया जाता है, तो उसके कारण कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद डिप्रेशन की स्थिति होती है। उनकी बातों को सुना नहीं जाता है, तो उससे एक आदमी डिप्रेस्ड होता है, उदास होता है और अपनी बातों को कह नहीं पाता है। तो उससे कहीं ना कहीं चीज़ें, कई बार ये भी देखा जाता है कि वहाँ पर आत्महत्या कर लेते हैं। तो वो बहुत ही एक डिप्रेशन स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब आपको कोई सुने ना। एक एग्जाम्पल के तौर पर अपने आप को सोचिए, यदि आप कोई बात कहना चाहते हैं लेकिन सामने वाला आपको, घर में कोई भी आपको सुन नहीं रहा हो, आपको दरकिनार कर दिया जाता हो, किसी निर्णय में आपको शामिल नहीं किया जाता हो, यदि आप कुछ बोलते हैं तो आपको दुत्कार दिया जाता हो, तो कैसी स्थिति वहाँ पर बन जाती है। ये एक बहुत ही कह सकते हैं समस्याप्रद स्थिति है महिलाओं को लेकर। हमारे समाज में ये स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसके अतिरिक्त घरेलू हिंसा भी एक बड़ी समस्या उनके साथ होती है। महिला संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु सरकारी प्रयास समाज के स्तर पर कार्य भी किए जाते हैं। जैसे कि आपको महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जिससे उन्हें प्रोत्साहन मिले। तो महिलाओं को यहाँ पर बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि महिला दिवस, इसको ध्यान रखिएगा, महिला दिवस 8 मार्च को यहाँ पर मनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आपको अगर हम देखें तो सरकारी योजनाओं के माध्यम से समाज में उचित स्थान देना, पारिवारिक स्तर पर बेटा बेटी में भेद ना करने जैसी चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी चीज़ों को प्राथमिकता भी वहाँ पर दी जा रही है। सुकन्या समृद्धि धन योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसके माध्यम से महिलाओं को एक अच्छा वहाँ पर समाज में अवसर दिए जा सके, उनको बेहतर बनाया जा सके। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कि इफेक्ट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, अर्थात महिलाओं का यदि सशक्तिकरण किया जाए तो उससे यहाँ पर आपको क्या क्या फ़ायदा देखने को मिलता है। सबसे पहले देखिए, महिला सशक्तिकरण कारण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन देखने को मिले हैं। पहली चीज़, भारतीय समाज में सशक्त होने से महिलाओं की स्थिति अहम हो जाती है। अगर भारतीय समाज को बेहतर होना है तो उसके लिए भारतीय महिलाओं का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। 21वीं सदी में जिस तरीके से आपको बदलाव देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर अधिकार और हक के प्रति जागरूकता महिलाओं में बढ़ी है। वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं, उसकी डिमांड करती हैं, आवाज़ उठा रही हैं। इसके अतिरिक्त जनसंख्या नियंत्रण में महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि उनका अगर शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, तो वहाँ पर वो अपने लोगों को जागरूक कर सकती हैं, अपने परिवार को जागरूक कर सकती हैं, समाज को जागरूक कर सकती हैं, गांव को जागरूक कर सकती हैं, जिससे जनसंख्या नियंत्रण में एक बड़ी भूमिका निभाई जा सकती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अन्य पॉइंट्स को लेकर, तो यहाँ पर देखिए बात की जाती है कि शिक्षित एवं
जागरूकता के माध्यम से अन्य स्तरों में बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त सशक्ति न केवल एक क्षेत्र बल्कि अनेक क्षेत्रों में होना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं कि हाँ शिक्षा में हो रहा है, बल्कि राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर, तकनीकी के स्तर पर, आपको साथ ही सुरक्षा के स्तर पर, सभी स्तरों पर सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। उचित जानकारी न होने स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएँ होती हैं, यदि उन्हें शिक्षा मिलेगी, उन्हें ज़्यादा अवसर मिलेंगे तो वो इससे संबंधित जानकारी रखेंगी और उसका निवारण क्या है उसकी भी जानकारी उन्हें मिलेगी। समाज में एक नई सोच को डेवलप करने में महिलाओं का एक बेहतर कह सकते हैं कि महिलाओं का जो जीवन होगा वो बेहतर होगा। इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ महिलाओं को ही जागरूक नहीं करना है बल्कि पुरुषों को भी जागरूक करना है। शिक्षा के माध्यम से पुरुषों को भी जागृत करना है कि महिलाओं की भूमिका को लेकर उनके किस तरीके से उनका उपयोग करना चाहिए, किस तरीके से वो हमारी भूमिका कैसे बेहतर तरीके से कह सकते हैं कि समाज में अपना योगदान कर सकती हैं। उनके बिना एक समाज अधूरा है, तो उनकी कहीं ना कहीं पुरुषों को भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाना हो गया। महिला शक्तिकरण का मुख्य लाभ जो है समाज से जुड़ा हुआ है। सशक्त होने से उन्हें शासित होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मूलतः क्या है कि पुरुषों के अंदर वो जो एक तरीके का एक शासन के अंतर्गत काम करती हैं, पुरुषों के दबाव में काम करती हैं। यदि वो ज़्यादा शिक्षित होंगी तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, अर्थात एक तरीके शासित नहीं होगी बल्कि वहाँ पर सहयोग के स्तर पर काम करेंगे। सशक्त होने से तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो ज़रूरतें होंगी वो भी आपकी पूरी हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो यहाँ पर विकास के मार्ग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो होगी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा सकती हैं, समाज को बेहतर दिशा प्रदान कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ जो यहाँ पर चलाई गई हैं उससे क्या क्या लाभ मिला है। तो भारत सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अब जो एक कन्या भ्रूण हत्या है उसको रोकना है और साथ ही उनको महिलाओं को बच्चियों को शिक्षित करने को प्राथमिकता देनी है। तो जिसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को यहाँ पर प्रारंभ किया गया 22 जनवरी 2015 को। दूसरा है किशोरियों के सशक्तिकरण के राजीव गांधी योजना सबला लेकर आई है। तो वहाँ पर उनके लिए बेहतर खान पान स्वास्थ्य इत्यादि चीज़ को लेकर वहाँ पर बेहतर कार्य करने को लेकर सबला योजना है, उनके प्रशिक्षण को लेकर कार्य किया जाएगा। तो ये अब 1 अप्रैल 2011 को आई थी। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, ये यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो महिलाएं जो बच्चे को जन्म दे रही हैं तो उनको लेकर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उनको प्रदान करने को लेकर 28 अक्टूबर 2010 को लॉन्च की गई। उनको मातृत्व सहयोग देना है, साथ ही कुछ वहाँ पर पैसे इत्यादि की व्यवस्था भी करनी है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के माध्यम से बालिकाओं के शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है। इस तरह के स्कूल और कॉलेज भी बनाए जाने हैं जहाँ पर बालिकाओं को शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए, उनके एडमिशन को बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को वहाँ पर गैस कनेक्शन इत्यादि लाइट इत्यादि की चीज़ों को कनेक्शन वहाँ पर उपलब्ध किया जाएगा। स्वधार घर योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना है। इन सभी के माध्यम से बालिकाओं और यहाँ पर महिलाओं को किस तरीके से जन्म देने के पश्चात उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। सुकन्या समृद्धि ये योजना के अंतर्गत महिलाओं को शिक्षित करना और साथ ही वहाँ पर 18 वर्ष तक की होने तक उनके लिए कुछ फंडिंग करते रहना, शादी ब्याह जो शिक्षा के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो महिलाओं के बालिकाओं के विकास को लेकर अलग अलग पॉलिसीज़ अलग अलग समय में संचालित की गई हैं ताकि वहाँ पर महिलाओं का विकास यहाँ पर सुनिश्चित किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने देख ली। बाकी जो योजनाएं हैं जिसकी मैं चर्चा कर रहा था वो ये हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, स्वधार घर योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना। तो ये सारी जो योजनाएं हैं जैसे मैंने आपको बताया कि इनके माध्यम से महिलाओं की स्थितियों में सुधार लाने की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। एट द लास्ट यहाँ पर चलिए अब हम देखते हैं कुछ इंडेक्स की भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये इंडेक्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लैंगिक असमानता रिपोर्ट की यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 2019 में से जारी किया गया। शीर्ष स्थान इसमें आइसलैंड का है, 87.7% वहाँ पर समानता की स्थिति बताई जा रही है। भारत का 112वां स्थान यहाँ पर 66.8% है। सूचकांक में देखिए यहाँ पर जो लैंगिक असमानता है कि पुरुष और महिलाओं में जो विभेदिक स्थितियाँ हैं, किन किन आधारों पर यहाँ पर लैंगिक असमानता है, तो इसके कुछ संकेतक हैं, आयाम है। पहला है आर्थिक भागीदारी, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा और राजनीतिक सशक्तिकरण। तो 4 आधारों पर महिलाओं में और पुरुषों में जो विभेद को मापा जा रहा है। एक तो आर्थिक भागीदारी महिलाओं और पुरुषों की कितनी है,
शिक्षा प्राप्ति के अवसर महिलाओं को कितने हैं पुरुषों के मुकाबले, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा संबंधी वहाँ पर सुविधाएं महिलाओं को कितना हैं, और राजनीतिक स्तर पर महिलाओं को क्या अवसर प्राप्त हैं। इस आधार पर यहाँ पर विभिन्न देशों की तुलना की जाती है, उनको नंबरिंग की जाती है। यहाँ पर 153 देशों को इसमें सम्मिलित किया गया था। भारत का स्थान 112वां था। आइसलैंड का यहाँ पर पहला है। जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में करता है। इस रिपोर्ट में लिंग भेद कम तो रहा है, लेकिन अभी भी महिलाओं और पुरुषों के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा तथा राजनीतिक भेदभाव ज़्यादा है। तो लिंग भेद कहा गया है कि इस रिपोर्ट में ये संक्षिप्त में बताया गया है कि लिंग भेद पहले से कम ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी महिलाओं और पुरुषों के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा और राजनीतिक स्तर पर एक बड़ा भेदभाव देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति की चर्चा देखिए कहाँ किया गया है। चीन का यहाँ पर 106वां स्थान है, श्रीलंका का 102 है, नेपाल का 101 है, बांग्लादेश का 50वां स्थान है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लिंग असमानता के मामले में 4 रैंक पिछड़ गया। 2018 में 149 देश में भारत का 108 स्थान था और इस बार भारत का 112वां स्थान है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने आज का टॉपिक यहाँ पर वोमेन से रिलेटेड देख लिया, उससे संबंधित विभिन्न आयामों के आधार पर इनकी चर्चा कर ली। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से 1-2 बार यहाँ पर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। महिलाओं से संबंधित हमने सभी प्रकार के डायमेंशंस को इसको स्टडी किया है और इसी तरीके से आपको भी यहाँ पर स्टडी करनी है। तो स्मार्ट स्टडी के माध्यम से, स्मार्ट स्टडी सीरीज़ के माध्यम से एक जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को मैं समझाना चाह रहा था, उसके माध्यम से मैंने यहाँ पर वोमेन के टॉपिक्स को उसके हिस्टोरिकल, एजुकेशनल, सोशल, पॉलिटिकल और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, साथ ही कानून, विभिन्न आयोगों के माध्यम से इसकी चर्चा की है। तो आई होप आपको यहाँ पर एक बेहतर समझ विकसित हुई होगी कि किस तरीके से एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत पढ़ा जाता है। इसी सीरीज़ में फिर हम नेक्स्ट वीक किसी नए टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। पढ़िएगा आराम से, रिवीजन करिएगा और इसी के थ्रू अपने सेल्फ स्टडी को आगे बढ़ाइएगा। तो गुड लक, आराम करिए अच्छे से, लेकिन रिवीजन जरूर कर लीजिएगा और इसी के माध्यम से अपने सेल्फ स्टडी को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।